आगे बढ़ते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ शुरू हुए युवाओं के आंदोलन ने देश की राजनीति को झंझोर कर रख दिया है। राजधानी काठमांडू से लेकर कई शहरों में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थानों से लेकर नेताओं के घरों में आगजनी हुई। हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कई मंत्रियों को देश छोड़ना पड़ा। हालांकि अब हालात काबू में लाने के लिए सेना सड़कों पर उतरी है और शांति बहाल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस उथल पुथल में 4 चेहरों की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। इनमें सुदन गुरुंग, बालेन शाह, रवि लमिछाने और सुशीला कार्की का नाम शामिल है। नेपाल के प्रसिद्ध इंजीनियर कुलमन घिसिंग अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की रेस में इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेनजी की तरफ से पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे आया था, लेकिन फिर उनके नाम पर अंदरूनी विरोध होने लगा, जिसके बाद अब कुलमन घिसिंग के नाम को आगे किया गया है। जेनजी नेता दिवाकर दंगल ने कहा, हम नेतृत्व संभालने के काबिल नहीं हैं और नेतृत्व संभालने के लिए हमें परिपक्व होने में समय लगेगा। हमें तोड़ने की कोशिश हो रही है। पार्टी के कुछ सदस्यों को गलतफहमी है कि वो घुसपैठ करके फूट डाल सकेंगे। ये खून खराबा आपके पुराने नेताओं की वजह से हुआ है। अगर लोग खून खराबा शुरू करेंगे तो वो बच नहीं पाएंगे। हम खून खराबा नहीं चाहते, हम संसद भंग करना नहीं चाहते हैं, संविधान रद्द नहीं करना चाहते। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, सुनाते हैं। विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है वहां की परिस्थिति पर। कल ही रात को मेरी वहां के एम्बेसडर से भी बात हुई, जो वहां पे राजदूत हैं और कारोबार संभालते हैं भारत के लोगों को ठीक ठाक से वहां पे रहना, वहां से वापस भारत आना, उसकी चिंता कर रहे हैं। और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहां चिंता हो, कोई वहां हो, तो अवश्य जानकारी दें उस हेल्पलाइन पे। नेपाल हिंसा का अपडेट आपको दे दें। केपी शर्मा ओली ने हिंसा की निंदा की है। जेनजी के 2 गुटों के बीच बहस और टकराव हुआ है। जेलों से अब तक 13,500 कैदी भाग चुके हैं। नेपाल में घाटिंग जेल तोड़ने की कोशिश हुई है। सेना की गोलीबारी में एक कैदी की मौत भी हुई है। नेपाल हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल हिंसा में अब तक 1033 लोग घायल हो चुके हैं। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनाते हैं। सरकार हर उचित कदम भारतीय नागरिकों को निकालने के और बचाने के लिए उठा रही है और मैं इतना ही कहूंगा, विदेश मंत्रालय इस पे बार बार समय समय पर अपनी जानकारी भी आप सबको दे रहा है। हम इतना ही चाहेंगे कि नेपाल में शांति हो और वहां पर किसी को जान माल का नुकसान ना हो। नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता हमारा है, बहुत सारी रिश्तेदारियां, व्यापार और एक तरह से परिवार का हिस्सा है। जेनजी नेता क्या बोले? बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर आंदोलन किया। संविधान नहीं, संसद भंग कराना मकसद था। शांतिपूर्ण विरोध था। प्रदर्शन की अपील की थी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आगजनी की। हम खून खराबा नहीं चाहते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये 3-4 चीजें जो जेनजी ने कही है। क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मसले में? देखिए, ये विषय जो है ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों के ऊपर केंद्र सरकार ही बोले यही ठीक होता है, इसमें राज्य सरकारों की भूमिका नहीं होती। हाँ, जो हमारे पर्यटक वहां पर गए हैं, भारत सरकार उनको वापस ला रही है। हमारे महाराष्ट्र के भी पर्यटकों को उन्होंने वापस लाया है। उनके साथ हमारा संपर्क भी है और उनको जो चीजें लग रही है हम लोग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कौन है कुलमान घिसिंग, जो रेस में सबसे आगे। कुलमान घिसिंग को नेपाल का लाइटमैन कहा जाता है। बिजली चोरी रोकने के लिए उन्होंने बड़े कदम उठाए। नेपाल की बिजली व्यवस्था सुधारने का क्रेडिट दिया जाता है। घाटे में डूबे एनईए को कुलमान घिसिंग ने मुनाफे में बदला था।
1994 से वो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से भी जुड़े हुए थे। कुछ इंडियन फैमिलीज वहां पर हैं, क्या कुछ कहा होगा? आज अपनी फैमिली के साथ काठमांडू से अपनी कार से निकल आया हूँ। रक्सौल बॉर्डर होते हुए चारों साइड कर्फ्यू लगा हुआ है और हम लोग अब यहाँ से निकलने का प्रयास जारी करे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त रक्सौल बॉर्डर के रोड पर हैं, जहाँ पे चले आ रहे हैं। साथ में मेरी साथी एक गाड़ी और साथ है। मैं निर्देश अग्रवाल आज अपनी फैमिली के साथ काठमांडू से अपनी कार से निकल आया हूँ रक्सौल। सुशीला कार्की को जानिए। सुशीला कार्की भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त बयान देती रही हैं। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। 1975 में BHU से पॉलिटिकल साइंस में MA किया। 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। नेपाल के विराटनगर की रहने वाली